सुप्रभात, शुभ अपराह्न सभी को। पहले तो मैं अपने प्रधानाचार्य को, मेरे माननीय शिक्षक को और सर्वोपरि सीबीएसई को धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हम चारों को ये मौका दिया है कि हम जूझ जैसे एक जीवन परिवर्तक लेखन पर अपना एनिमेशन देके हम उसको समझा सके। मैं इसका श्रेय मेरे साथ मेरे 3 साथी को देना चाहूँगा, जैसे गौरव मंडल कक्षा 12, नेहा विश्वास कक्षा 12 एवं अरिंदम प्रामाणिक कक्षा 12। ये जो लेखन है, ये जूझ एक मराठी प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथा उपन्यास है। इसका एक अंश यह दिया गया है, यह एक किशोर को देखे और भोगे हुए गवाई जीवन के कुदरती यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत कथा है। यह दिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर की कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही किशोर होते विद्या। मैं कौस्तभ दत्ता कक्षा 12 इस प्रोजेक्ट को अपने अधिनायक तक में चलाने में बहुत खुशनसीब हूँ। चलिए सुनते हैं, फिर से दोहराता हूँ मैं। पाठ का सारांश, चैप्टर जूझ। ये अंश लेखक की बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। ये एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवाई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवित गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्मस्पर्श चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त अलमस्त निम्नधर्मीय ग्रामीण समाज और लड़ते जुड़ते किसान मजदूरों के संघर्ष के भी अनूठी झांकी है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वो पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वो बड़हेले सुअर की तरह गुड़रता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वो दत्ता जी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वो बच्चे की तड़पन समझते थी। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटे ने राव को सचेत किया कि हमारे आने के बाद उसे मत बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है ऋतु। लेखक ने बताया कि वो 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया था। उन्हें खेतों में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह तुम घूमते रहते हो। अपने मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहे हो। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़। यदि ये करेगा तो मैं तुझे पढ़ाऊंगा। घर आकर दादा ने लेखक से ये वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाने और वहीं से पाठशाला पहुंचाना। पाठशाले से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना
और खेती में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से घेर हाजिर रहना होगा। लेखक ने सभी शर्त स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए बच्चे थे। वो बाहरी अपरिचित जैसे एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। वो पुराने किताबों को ही थैली में भर लाया था। कक्षा के शरारती लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वो गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला वो होशियार लड़का था। वो शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। नवा सौदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वो स्वयं रम जाते थे। सुरीली कंठ छंद वो रसिकता के कारण वो कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वो कविता के साथ ऐसी जुड़े थे कि अभिनय करके भाववोत कराते थे। वो स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक से बहुत प्रभावित था। कविता लिखने के लिए वो कागज व पेंसिल रखने लगा। उनके ना होने पर वो लड़की के छोटे टुकड़े की भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखने या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता। यदि कोई भूल हो जाए उससे तो उसे वो पोंछ देता। वो अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वो रात को भी मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वो उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते। वो उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वो उसे पुस्तकों व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक धैर्य सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिलती और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। इसी तरह वो एक अच्छा लेखक बन गया। धन्यवाद। आशा है कि हमने इस एनिमेशन के ज़रिए आपको पूरी कहानी सुनाने में सफल हुए हैं तथा मेरी दोस्त नेहा ने भी आपको इस पाठ का सारांश अच्छे से समझा दिया है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है कि इस पाठ से हमें क्या क्या शिक्षा मिलता है। देखिए, हमने पढ़ा कि कैसे किसान घर से हम इतना बंधन के चलते भी जो बच्चों का जो इच्छा शक्ति है उसके ज़रिए उसने पढ़ाई प्राप्त की है और वो आज चल के बहुत बड़ा आदमी बना है। आज अगर लेखक पढ़े ना होते अपनी कठिनाइयों में से तो शायद ही हम आज उनकी जीवन कथा सुन पाते। तो हम कहते हैं कि चाहे आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके अंदर कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन कभी पढ़ने से मत चूकिए, क्योंकि पढ़ना ही हमारे लिए दीप की शिखा जैसी है जो आपकी ज़िंदगी को जलाने में उपयोगी है। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आपके शारीरिक क्षमता ना हो, चाहे आप खेल में अच्छे ना भी हो सके, आप गाने में अच्छा ना हो सके, लेकिन अगर आप जो पढ़ाई है ना वो सबकी क्षमता के अंदर है। आप पढ़ाई हर कोई कर सकता है हमारे दुनिया में। तो जैसे हमारे जो सरकार है वो नए नए पॉलिसीज़ ले रहे हैं जिससे हम पढ़ाई कर सके। हमारे जो नया शिक्षा पॉलिसी है उसके ज़रिए भी हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे कैसे
हम अपने सब जगह पे हम अपनी उन्नति कर सकें। तो मैं अपना ये जो बात है वो एक ही बात से ख़त्म करना चाहूँगा, वह है चाहे सिर पर ना हो छत और बगल में ना हो बस्ता, चाहे सिर पर छत ना हो और बगल में ना हो बस्ता, पढ़ाई का अगर जुनून है आप में तो निकलेगा ज़िंदगी के सारे रास्ता। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद देता हूँ।